I'm going to brief introduction on our chief guest, Ravi Singh Chaudhary. Ravi Singh Chaudhary is a rich Ayurveda-based social entrepreneur in Jharkhand. He is the author of two books, Krishi Sanhita and Gau Sanhita. He has also published a paper on decolonization of the mind. Ravi sir is a mechanical engineer by education and also works in a PSU. He has devoted his whole life to Bharatiya Darshan and exploring ancient sciences. He is the National Committee for New Syllabus and Curriculum for BSc Agriculture and Natural Farming. Now, apart from his various accolades, Mr. Ravi sir used to be a great singer in his college days as well. He talks frequently on platforms such as Sangam Talk and Center for Indic Studies on Indology. It is an honor. We welcome you, sir. इस सब्जेक्ट को चूज करने के लिए मोर देन मी, मतलब कोई भी इस सब्जेक्ट को अगर आप सभी के सामने रखेगा तो वो बेनिफिशियल ही होता है. एंड अगेन थैंक्स टू केसी दास सर एंड ऑल ऑफ द वॉलंटियर्स जो लगे हुए थे 2-3 दिन से पूरे अरेंजमेंट के लिए. सॉन्ग सभी को याद होगा, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे. ये मैं बता रहा हूं, केसीदास सर ने अभी एक्सप्लेन किया कि जो योगा बना है ना. मैंने पेपर जो पब्लिश किया डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड, उसमें यही बात की है कि जब वेस्ट से कोई बात घूम कर आती है तब हमारा एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है. या इंग्लिश में पेपर पब्लिश होगा देन वी एक्सेप्ट एज साइंटिफिक. संस्कृत में, हिंदी में है तो मे बी वी डिसरिगार्ड की वैलिडेशन नहीं है, डेटा पॉइंट्स नहीं है. बट आसन को वेस्ट ने योगा ट्रीट किया एंड योग को मेडिटेशन ट्रीट किया. सो टेक्निकली मेडिटेशन इज द योग एंड आसन बिकेम योगा. ओके, तो योगा का जो टॉपिक है, योगा का जो सेंट्रल थीम है वो है मन. तो मैं आता हूं झारखंड से, रांची झारखंड, और ये नाम आते ही MS धोनी का नाम याद आता है, या फिर मिनरल रिच स्टेट, 40% नेचुरल रिसोर्स पूरे इंडिया का झारखंड में है, और कुछ वर्षों पहले नक्सलाइट हुआ. ओके, सो झारखंड वर्ड जो शब्द का अर्थ होता है वो होता है लैंड ऑफ फॉरेस्ट, अरण्य, वन. तो फॉरेस्ट है, इसका मतलब द प्लेस फॉर मेडिटेशन. तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, ये तीनों का जो संगम है वो आपको झारखंड में मिलता है. बोध गया से आप भगवान बुद्ध को समझते हैं, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति की. बट हम सभी को पता है एक जर्नी होती है, जब भी कोई चीज अचीव किया जाता है उसकी एक जर्नी होती है. तो सब हिट एंड ट्रायल भी करते हैं और सीखने भी आते हैं. तो पूरा झारखंड उन्होंने खंगाला. जैन तीर्थंकर, 10 तीर्थंकर जो हैं, आपको झारखंड में ही उनको ज्ञान प्राप्ति हुई. और ये जो वर्ड है ये मुझे बहुत परेशान करता था. ये बैठ के ज्ञान प्राप्ति क्या हो गई? कोई प्रोफेसर नहीं है, कोई बुक नहीं है, कोई डिबेट नहीं हो रहा है. मतलब व्हाट इज दिस ज्ञान प्राप्ति? चुप रह के कौन सी ज्ञान प्राप्ति हो रही है? सो इसको जब मैंने एक्सप्लोर किया तो एक बात समझ में आई, वेस्ट के एक्सप्लोरेशन में और ईस्ट के एक्सप्लोरेशन में एक फंडामेंटल डिफरेंस है. वेस्ट ने हमारे सेंसेस को एम्पलीफाई किया है. हम देख नहीं सकते, हमने टेलीस्कोप बनाया, मतलब वेस्ट ने बनाया, ठीक है. हमारी रीजनिंग, हमारे लॉजिक, हमारे इंटरप्रिटेशंस, हमारे इंटरपोलेशंस बायस्ड होते हैं. दैट्स व्हाई वी हैव मैथमेटिक्स, ठीक है. सो मैथमेटिक्स से हमारी रीजनिंग ठीक हुई और इंस्ट्रूमेंट से हमारा प्रत्यक्ष डायरेक्ट एक्सपीरियंस ठीक हुआ. ये वेस्ट ने अपना सॉल्यूशन निकाला जो एक ह्यूमन बेसिक प्रॉब्लम है. ईस्ट में हमने प्रॉब्लम तो समझा कि अच्छा सेंसेस है तो उसको ही रोक दो. ओके, सेंसेस ही प्रॉब्लम है. जो सेंसेस जिससे हम वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते हैं वही प्रॉब्लम है इंटेलेक्ट के लिए. ये ईस्ट ने डिस्कवर किया. इसीलिए कोई केव में अगर बैठा है, डीप डाउन केव में, आंख बंद है, डीप डाउन केव है, साउंड नहीं आ रहा, टच का सेंसेशन नहीं है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, ब्रीथिंग बच जा रही है क्योंकि सांस नहीं लेंगे तो जीवित नहीं रह पाएंगे. लेकिन फिर भी उसकी भी फ्रीक्वेंसी स्लो डाउन करने की कोशिश हो रही है कि उसको भी कितना स्लो कर सकते हैं.
सो सेंसेस को ससेस कर रहे हैं, और संस्कृत में जो ये जो वर्ड यूज करते हैं आत्म साक्षात्कार, जो सेल्फ रियलाइजेशन तब होता है जब यू स्टॉप यूजिंग योर सेंसेस। तो योग का जो फंडामेंटल डेफिनेशन है और उसका जो टारगेट है वो है इंद्रिय जया, अपने सेंसेस को कंट्रोल करना इज द टारगेट ऑफ योग। ठीक है, और प्रॉब्लम क्या है सेंसेस की? काम, क्रोध, लोभ, मद, हर्ष, मान। ये सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है, बट जो वर्ल्ड स्पाइस है जैसे केजीबी, रशियन स्पाइस, ट्रैप कैसे करते थे लीडर्स को, अभी भी न्यूज आता है, हनी ट्रैप। मॉनिटरी, पूरे लीडर को ही पैसे देकर खरीद लिया गया, पूरा देश बिक जाए। ठीक है, क्रोध, ऑब्वियसली गुस्से का तो डे टू डे लाइफ में भी इम्प्लीकेशंस जानते हैं क्या होता है ना। उसमें एक हर्ष भी है, खुशी। अब मैं आपको बताऊं कि प्रोपेगेंडा जो है वो कैसे फैलता है। आपके कंट्री में कोई एक मेरिट वाला व्यक्ति है, मेरिटोक्रेसी है उसके अंदर, बहुत ही लायक है, उसको उसके इंस्टीट्यूट ने, उसको उसके कंट्री ने रेस्पेक्ट नहीं किया। अब आपकी जो दुश्मन कंट्री है वो उसको बुलाते हैं और उसको रिनाउंड डायस देते हैं और अवार्ड देते हैं। अब वो जो व्यक्ति है वो आपके मतलब जिस कंट्री का वो है उस कंट्री के ही अगेंस्ट हो जाता है। नाउ हिज होल पर्पस ऑफ दैट वर्क वाज टू गेट रिकॉग्निशन। तो रिकॉग्निशन के लिए जब सिर्फ वर्क होता है तो वर्क जो है वो प्योर नहीं होता है। तो भगवत गीता आप देखें या भारतीय मानस देखें तो वहां पर कहते हैं निष्काम कर्म, निस्वार्थ। आपको कोई उसे स्वार्थ नहीं जुड़ा होना चाहिए, नहीं तो वो वर्क जो है वो प्योर नहीं होगा। तो ये जो हर्ष है ये भी मतलब अवार्ड के लिए अगर हम काम कर रहे हैं कोई, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो जो दर्शन शास्त्र एंड फिलॉसफी, अब वेस्ट और ईस्ट को फिर से अगर मैं कंपेयर करूं, फिलॉसफी इलीट के लिए है। आप देखोगे जब भी कोई बहुत बहुत एडवांस बात होती है तो उसमें या रिसर्च पेपर आप पब्लिश करो इंटरनेशनल जर्नल में, तो आपकी पेपर को रिजेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी वोकैबुलरी बहुत सिंपल है। अगर आपने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज नहीं किया है, आपने बहुत सारा डेटा इंप्लीकेशंस नहीं दिखाए हैं, तो आपका पेपर क्वालिटी पेपर नहीं होगा, उसको पब्लिश नहीं होने देंगे। तो फिलॉसफी और साइंस और नॉलेज इट वाज फॉर इलीट एंड इंटेलेक्चुअल। भारत का जो दर्शन शास्त्र है ये कहता है दुख की निवृत्ति। इसका जो पूरा होल पर्पस है कि आपके सौरों को खत्म करना। तो ये कॉमन पीपल, कॉमन पब्लिक को कनेक्ट करता है, आम व्यक्ति को कनेक्ट करता है दर्शन शास्त्र। इलीट का सब्जेक्ट नहीं है दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र और योग ये कहता है सुखी वही है जो स्वतंत्र है। ये तो हम सभी को पता है, फ्रीडम स्ट्रगल, इंडिपेंडेंस, फ्री विल। अगर हमें कोई कंट्रोल कर रहा है तो आप सुखी नहीं हो सकते। मतलब किसी ने कुछ बोल दिया और आप 10 दिन परेशान हो गए, तो समवन कैन कंट्रोल यू विथ जस्ट बाय वर्ड्स। या कोई कुछ लोग तो 5 साल तक भी परेशान रहते हैं। तो इसका मतलब है कि आप सुखी नहीं रह सकते हैं क्योंकि आप स्वतंत्र नहीं है। अंत में हमें ये समझ में आया कि हम ही प्रॉब्लम है, सेल्फ। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि हम मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। मन, मूड, आज मेरा मूड ये कर रहा है तो ये करेंगे, आज मेरा मन नहीं है तो हम ये नहीं करेंगे। अगर आप देखो कि मन के ऊपर सारा डिसीजन अगर हम छोड़ दें तो कितना लाइफ केओटिक हो जाएगा। अगर मन के ऊपर सारी बातें हम छोड़ दें तो मन, सेंसेस, प्राण ये सारे इंटेंगल्ड हैं और मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता अगर आपने सेंसेस को नियंत्रित नहीं किया है। उस स्लाइड में आपको एक गुस्सा, क्रोध एक वर्ड दिख रहा होगा। तो हमारा क्या अप्रोच रहता है गुस्सा का कि रूट कॉज क्या है, इस एंगर का रूट कॉज अगर हम सॉल्व कर दें तो गुस्सा खत्म हो जाएगा। योग कह रहा है कि सिचुएशन, लोगों को कंट्रोल करने से बेहतर है कि कुछ एक्शन आप अपने अंदर लो कि आपका ही बिहेवियर चेंज हो जाए। ओके, तो फंडामेंटली जो एक्सेप्ट हमें ये बात करनी है कि हम लोग दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कौन हमें क्या कह रहा है हमें कंट्रोल उसे नहीं कर सकते। क्या कंट्रोल कर सकते हैं? हाउ वी रिस्पॉन्ड। और सेल्फ हेल्प बुक, मोटिवेशनल टॉक्स, ये सब बातें हैं, बुद्धि की बात है। और बुद्धि डिसीजन नहीं लेता है, मन लेता है। ठीक है, अभी मैं बात करूंगा कठोपनिषद पे, भगवान श्री कृष्ण जो बताते हैं चैरियट का पूरा एग्जांपल कि फंडामेंटली मन को ही बात करना है।
बुद्धि को सब पता होता है ये काम करना चाहिए, एक स्कूल के बच्चे को भी पता होता है पढ़ाई करेंगे तो टॉप करेंगे, फिर भी पढ़ता नहीं है क्योंकि मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, ठीक है। तो योग का ये डेफिनेशन है, योग चित्त वृत्ति निरोधः, दैट इज द मोस्ट करेक्ट डेफिनेशन ऑफ योग। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। निरोध सेसेशन, रोकना, स्टॉपेज। चित्त टेक्निकल वर्ड है इसलिए मैं मन वर्ड यूज कर रहा था क्योंकि मन को हम समझ रहे हैं, तो चित्त मन है योग शास्त्र में। वृत्ति नॉइज, डिस्टर्बेंस, बहुत सारे डिस्टर्बेंस है, एक डिस्टर्बेंस का मैं नाम लेता हूं, स्मृति, मेमोरी, पास्ट मेमोरीज। आपके बचपन में कैसी मेमोरीज है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, आपके एक्सपीरियंस कैसे हैं, जेंडर बायस है क्या, है ना, लाइफ के क्या एक्सपीरियंसेस है, उसके अकॉर्डिंग आपकी वृत्तियां बनती हैं। और इसी को ठीक करने के लिए संस्कार का उसको कॉइन किया गया था। संस्कार वृत्ति को कंट्रोल करते हैं, वृत्ति संस्कार को कंट्रोल करते हैं। मतलब बच्चे को हम वाई नहीं बताते हैं, डांटते हैं, ये काम मत करो, ये काम मत करो, तो उसको हम कहते हैं उसके वृत्तियों को हम कंट्रोल कर रहे हैं ताकि संस्कार बन रहा है। बड़े होकर उसके संस्कार डिफाइन करेंगे कि उसकी वृत्तियां, उसके एक्शंस क्या है। तो दोनों एक दूसरे का फंक्शन है बेसिकली। वृत्ति इज फंक्शन ऑफ संस्कार एंड संस्कार इज अगेन इनवर्स फंक्शन ऑफ वृत्ति। तो ये केसीदास सर जो बता रहे थे कि आसन इज दी व्हाट योगा वेस्ट अंडरस्टूड, 1/8 पार्ट ऑफ योगा इज आसन, ठीक है। ये अष्टांग योग, सप्तांग योग भी होता है, षडंग योग भी होता है, 4 भाग भी कोई डिफाइन करता है योग का, बट दिस इज द मोस्ट कंप्लीट फॉर्म ऑफ योग, ठीक है। यम और नियम, अब बहुत लोग ट्रेनिंग लेते हैं योग के सेशन में गए, एक चीज होती है कॉन्टिन्यूटी नहीं आती, करते नहीं है, सीख के आ जाता है बट कर नहीं रहे हैं। दूसरा गलत ढंग से कर रहे हैं, रिजल्ट के पॉजिटिव रिजल्ट्स आने चाहिए, कुछ और होने लगा। Why? Because we skip directly on pranayam. The 4th stage of yoga is pranayam. उसके पहले आसन है, और योग का जो आसन है उसको कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम। जो सुख दे, जो स्थिरता दे, वो आसन है। जो हम आसन को समझते हैं वो हठ योग है, दैट इज डिफरेंट योग। वो बना था बीमारी दूर करने के लिए। क्यों? क्योंकि बाद में ये समझ में आया कि अगर व्याधि है, बॉडी में प्रॉब्लम है, तो मन तो वैसे भी शांत नहीं रहेगा, तो मन के पहले शरीर को ठीक करना होगा। तो उसके लिए अलग योग को निकाला गया, वो है हठ योग। उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड आसन है, बट योग एज अ दर्शन शास्त्र जब डिफाइन किया गया था तो उसको ये कहा गया था कि आसन वही है जो स्थिरता दे और सुख दे, जिसको हम कहते हैं सुखासन, पालथी मार के जो हम लोग बैठते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा सा उसको अगर टफ करें तो पद्मासन, सिद्धासन। तो स्थिरता, बॉडी में अगर स्थिरता नहीं आई है, फॉर्मनेस नहीं आई है, और आप प्राणायाम करने चल गए हैं, तो रिजल्ट नहीं आएंगे, मे बी नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। और उसके पहले है यम और नियम। यम और नियम अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये है वात पित्त कफ, जो त्रिदोष है शरीर में, हम दोष लेके बैठे हुए और प्राणायाम करने जा रहे हैं, या फिर हमारे अंदर कुछ बेसिक फिलॉसफी ऑफ लाइफ उसको हमने अभी तक समझा नहीं है। जैसे कि अस्तेय और अपरिग्रह, ये 2 शब्द आते हैं जैनिज्म में, हिंदुइज्म में, बौद्धिज्म, तीनों में आते हैं। अस्तेय और अपरिग्रह, चोरी नहीं करना, और दूसरा है जितना है उतने से संतुष्ट रहना, एक्युमुलेशन वाला आदत नहीं करना, जो ग्रीडीनेस होता है, ठीक है। हमें लग रहा है कि ये मोरल साइंस या एथिक्स की बात है कि जितना है ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। अभी बहुत ये वर्ड यूज होता है वेस्ट में, ग्रेटिट्यूड, बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव, है ना। तो ये जो ग्रेटिट्यूड है ये यम में आता है, ठीक है। सो एनिमल इंस्टिंक्ट है, एनिमल को आप देखोगे जो भी आदतें हैं उसको त्यागना ही यम और नियम है बेसिकली। एनिमल पोलर बियर को आप देखोगे 6 महीने खा रहा है, 6 महीने अपना खाना जो है एक्युमुलेट करता है और रहता है। तो जो खाने के लिए और सोने के लिए जी रहे हैं, इट्स एनिमल इंस्टिंक्ट, ठीक है। स्वाध्याय, नियम में एक स्वाध्याय भी आता है, सेल्फ स्टडी। आपने योग सीखा बट कॉन्टिन्यूअसली योग के नॉलेज को आपने इंप्रूव नहीं किया तो दिक्कत है। कॉन्टिन्यूअस लर्निंग ये वर्ड आता है अभी आप में, अगर कॉन्टिन्यूअस लर्निंग की मतलब मशीन एज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी ये सब आ गया है, तो इस समय अगर आपके अंदर कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एंड हु एम आई एंड व्हाट एम आई अगर आपने क्लियर नहीं किया है अपना,
तो बहुत दिक्कत है आने वाले समय में। तो नियम में ये वर्ड आता है। एंड देन शौच, क्लीनलीनेस। हम हड़प्पन और मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन या सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन की जब भी बात करते हैं, पहला बात आता है दिमाग में ड्रेनेज सिस्टम, क्लीनलीनेस। ठीक है, तो क्लीनलीनेस इट्स पार्ट ऑफ नियम, हाइजीन। तो ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहार, निद्रा, लाइफस्टाइल एंड बेसिक फिलॉसफी ऑफ लाइफ, ये सब अगर आपका ओके है तब स्थिरता आएगी। आसन आप मास्टर कर सकते हो, नहीं तो एजिटेशन आएगा। 3 घंटे आपको बैठने बोला जाए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, है ना। आप बैठ नहीं सकते। अभी जो प्रॉब्लम है क्या, अटेंशन स्पान। इसीलिए रील्स अभी चल रहे हैं कि 30 सेकंड वाला ही सोशल मीडिया ज्यादा चलेगा। अब यूट्यूब थोड़ा 2 घंटे का वीडियो कौन देखने जा रहा है। ठीक है, तो योग से आज मैं हेल्थ वाला और मेंटल हेल्थ वाला ये दोनों बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको पता है। योग क्यों कॉइन किया गया था, योग का मेन आविष्कार किया क्यों गया था, वो हमें देखना है। एंड द फिफ्थ वर्ड जो हम देख रहे हैं ये है प्रत्याहार। इसका एक्सपीरियंस हम सभी को है। हमारा ध्यान कहीं पर है, कोई कुछ हमें बोल रहा है और हमने सुना ही नहीं। ऐसा नहीं है कि हमने अपना कान यूज करना बंद कर दिया था, बट ऐसा क्या हुआ कि सुनाई क्यों नहीं दिया हमें। हमारा फोकस कहीं और है तो सुनाई नहीं दे रहा है। तो ऐसा अगर पांचों सेंसेस के साथ अब अगर हम कर सकते हैं, पांचों सेंसेस के साथ, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, अगर हम कर सकते हैं तो यू अचीव्ड प्रत्याहार। एंड देन स्टार्ट द जर्नी ऑफ ध्यान, धारणा एंड समाधि, तब स्टार्ट होता है। और प्रत्याहार अगर नहीं है तो ध्यान करने जाएंगे तो 10 बातें याद आएंगी। ठीक है, सो ये जो लास्ट 3 है ये शायद उतना हमारे लिए यूजफुल नहीं, लेकिन पहला जो 5 है इसको तो हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि ये पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन है हमारा। स्वस्थ रहना, सेंसेस को कंट्रोल करना और इंद्रिय जय बनना। अब ये जो वर्ड है ये मुझे सबसे पहले मिला था अर्थशास्त्र में, चाणक्य नीति में। तो उसमें स्टेट का और एक प्रॉस्परस कंट्री का जो डेफिनेशन है वो अगर मैं बोलूं तो उसमें आता है सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है राइटियसनेस। जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है अगर वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहा है, और ऐसे बोलते भी हैं कंट्री में सभी सिटीजन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बस कर ले तो कंट्री प्रॉस्पर हो जाएगा। सो सुख का मूल धर्म है। नाउ धर्मस्य मूलम अर्थः, धर्म का मूल अर्थ है। प्रॉस्पेरिटी अगर नहीं है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं है, तो करप्शन से लेकर के सब आपको दिखेगा। अगर प्रॉस्परस है कोई कंट्री तो उसकी एथिक्स भी थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगती है। अलग बात है जियो पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल लीडर्स क्या कर रहे हैं, अलग बात है, बट जनरल पब्लिक अर्थ अगर उसका ठीक हो जाए तो वो धार्मिक होने लगता है, रियल वाला। ठीक है ना। अर्थस्य मूलम राज्यम, अर्थ का मूल स्टेट है। अगर कहीं वैक्यूम है, स्टेट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है, कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज हो ही नहीं सकती वहां पर ना। राज्यम मूलम इंद्रिय जय, राज्य का जो मूल है वो ऐसा राजा है जिसके सेंसेस उसके कंट्रोल में है। सो सेंसेस कंट्रोल करना एक लीडरशिप बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा टूल है। ठीक है, रामायण आप पढ़ेंगे तो जंगल में भगवान श्री राम ये कहते हैं कि मेरा काम और क्रोध कंट्रोल हो रहा है फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट में आप किस पे गुस्सा करेंगे और क्या डिजायर होगा, आपके सामने कुछ मार्केट होगा, मॉल होगा, तभी तो डिजायर करेगा कि ये चीज हम कर दें। आपके सामने कुछ है ही नहीं तो काम और क्रोध ये कंट्रोल हो रहा है। तो इंडियन किंग्स जितने भी रहे या प्रिंस रहे तो उनकी जो ट्रेनिंग रही है वो इंद्रिय जय की ट्रेनिंग रही है। इसलिए शांति पर्व महाभारत में श्लोक है, नास्ति सांख्य समम ज्ञान नास्ति योग समम बलम। सांख्य के समान ज्ञान नहीं है, योग के समान कोई बल नहीं है। ये महाभारत में भी है, ये चाणक्य नीति में भी है, ये रामायण में भी है, ये योग वशिष्ठ में भी है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की अब अगर आप ट्रेनिंग देखेंगे तो वहां पर भी आपको मिलेगा। तो ये एक कॉन्टिन्यूटी है योग की जिसको लीडरशिप बिल्डिंग में यूज किया गया। नाउ ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये टेराकोटा की मूर्तियां मिली। तो ये टाइमलाइन के लिए मैं बता रहा हूं कि इसकी टाइमलाइन बहुत लोगों ने बोला कि ये बहुत रिसेंट है, 1000 साल पुराना है, 1500 साल पुराना है। हठ योग, पतंजलि योग सूत्र 3000 ईयर ओल्ड है। लेकिन जब ये टेराकोटा की मूर्तियां मिली इसमें जो बीच में है वो है पद्मासन। पद्म मतलब होता है कमल, लोटस। तो पैर जो है जो थाइस के ऊपर है वो कमल के रूप में ऐसे है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पद्मासन। नाउ द टेक्स्ट,
जो ऑथेंटिक टेक्स्ट है, अभी एक संगीत हो रहा था, उसमें ऋषि ऋण की बात हो रही थी कि ऋषि मुनियों को हमें धन्यवाद देना चाहिए जो हमारे एंशिएंट एक्सप्लोरर रहे ऋषि। योग दर्शनम, यह है पतंजलि योग सूत्र। कठोपनिषद, यहां पर जो नचिकेता है, 11 साल का बच्चा है, वो यमराज से डिबेट करता है और वो डेथ के बारे में पूछता है, व्हाट इज डेथ, डेथ के बाद क्या होता है, मुझे क्यूरियोसिटी है, ये पूरा जानना है। तो वहां पर एक चैरियट का बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसको लिटरली भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में प्लेगराइज किया है। मतलब पूरा का पूरा वो श्लोक है, उन्होंने, जैसे अभी हम बोलते हैं साइटेशन होना चाहिए, बताना चाहिए, बट हमारे प्राचीन काल में हम लोग ज्ञान में कभी भी ओनरशिप नहीं डालते थे, पेटेंट्स नहीं होता था, इसलिए साइटेशंस भी नहीं होते थे। ज्ञान जो है वो अपौरुषेय है, कहते हैं, इट इज नॉट बाउंड टू हैव ऑथोरिटी किसी पर्सन का। सो कठोपनिषद में चैरियट का एग्जांपल है, रथ, इसमें घोड़ा है, घोड़े की लगाम है, सारथी है, ड्राइवर, चैरियटर, एंड जो बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो रथ है ये बॉडी है, जो बैठा हुआ है वो आत्मा है, जो ड्राइवर है वो बुद्धि है। अब देखिए बुद्धि कितना, मतलब अपने आप को कैसा फील करता है। बुद्धि को मैप दे दिया गया कि ये रास्ता है, ऐसे ऐसे जाना है, ठीक है, कहीं जाना है। बट घोड़ा जो वो ट्रेंड नहीं है, 5 घोड़ा है, 5 सेंसेस हमारे, उसको ट्रेनिंग ही नहीं दी गई है कि लगाम के साथ वो कैसे ड्राइव करेगा, तो वो ये घास चरने लगता है, वो चैरियट को कहीं ले ही नहीं जाता है। तो मैप है, ड्राइवर के पास एक मैप है कि यहां जाना है, बुद्धि को सब पता है कि करना यह है, लगाम को मास्टर नहीं किया है ड्राइवर ने। तो प्रॉब्लम मन ही है, बुद्धि प्रॉब्लम नहीं है कभी भी। इंटेलेक्ट होता है बट एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। तो कठोपनिषद में जो बताया गया है वो मन को ही समस्या बताया गया है, उसमें क्रोध के बारे में भी बात हुई है, और बुद्धि के ऊपर नहीं बात की गई कि बुद्धि को आपको ऐसे इनहैंस करना है। सेंसेस को मन के थ्रू इन्होंने कंट्रोल किया। नाउ द थर्ड टेक्स्ट इज हठ योग प्रदीपिका एंड फोर्थ वन इज घेरंड संहिता। मोस्ट एलेबरेटिव टेक्स्ट, यही 2 टेक्स्ट है जो सबसे ज्यादा एलेबरेटिव है थ्रू आउट वर्ल्ड। मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा लिखा गया है अगर योग के बारे में, तो इन दोनों टेक्स्ट में ही आपको मिलेगा। बाकी सारी दर्शन शास्त्र है, आपको पॉइंटर्स देते हैं, सीड देते हैं किसी थॉट का, किसी प्रोसेस का, बट एलेबरेटिव वे में करना कैसे है, ड्रॉबैक्स क्या क्या है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, सब कुछ जो है घेरंड संहिता और हठ योग प्रदीपिका में है। इवन पिक्चर्स भी हैं, पहला ऐसा टेक्स्ट है जिसमें पिक्चर्स है कि कैसे आसन करने हैं, ठीक है। विज्ञान भैरवम, कश्मीर शैविजम, जो शारदा पीठ है जो अब नहीं रहा कश्मीर में, 112 टेक्निक मेडिटेशन के, योगाचार भूमि आचार्य असंगा, गुह्य समाज तंत्रम, ये जो 2 टेक्स्ट है महायान और वज्रयान का है। 600 साल 700 साल कोई भी रहा हो हमारा राजा, कांस्टेंट इन वॉर, कांस्टेंट इन मतलब प्रोटेक्टिंग आवर लैंड, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, तो बचा हुआ कौन सा जगह है, हिमालय के उस पार तिब्बत। तो डेवलपमेंट जो है वो घेरन संहिता के बाद जब रुकता है, तो लास्ट 300 ईयर किसने डेवलपमेंट किया, बौद्धिज्म। तो तिब्बत बुद्धिज्म में जैसे है कि ध्यान के लिए 40 टाइप्स इसलिए दिए गए हैं, बोला गया कि व्यक्ति ही 40 प्रकार का होता है। आपने इसको मेडिटेशन ये सिखाया, मे भी उसके लिए सुटेबल ना हो, तो उसके लिए कुछ दूसरा टेक्निक होगा, उसके लिए तीसरा होगा। जैसे हम कहते हैं पात्रता, आप में एलिजिबिलिटी है तो आपको गुरु मिलते हैं, आप में कितनी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपके साथ नॉलेज का जो है वो शेयरिंग होता है। तो यहां पर आचार्य असंग बताते हैं, और गुह्य समाज तंत्रम, ये वज्रयान, जिसकी ज्यादा बात नहीं होती है, बट गुह्य समाज तंत्रम में भी जो श्रीलंका, अब भारत में भी अगर तिब्बत के उस पार हो रहा है तो श्रीलंका में ये टेक्स्ट जो है इसको मेंटेन किया गया, इसलिए भारत से जो बौद्धिस्ट है वापस से गए श्रीलंका में, और फिर वहां से वो टेक्स्ट को रिट्रीव करते हैं और सीखते हैं। झारखंड में जैसे मैंने बोला कि मिनरल रिच स्टेट है या फिर MS धोनी है, लेकिन वहां पर कुछ कल्ट हैं, कुछ आश्रम हैं, जैसे अगर मैं नाम बोलूं, कपिल मठ, फर्स्ट फिलोसोफर ऑफ सनातन, अगर भारत का मैं कहूं फर्स्ट फिलोसोफर। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ऋषियों में मैं कपिल हूं। सो कपिल जो है उन्होंने सांख्य दर्शन दिया था,
थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ योग इज कॉल्ड सांख्य। सांख्य में कोई प्रैक्टिस नहीं है, बट इवोल्यूशन हमारा कैसे हुआ है, हमारा बॉडी कैसे फंक्शन करता है, हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं वर्ल्ड के साथ, ये पूरा का पूरा सांख्य में है। ठीक है, सो उसका जो आश्रम है, उन्होंने 40 से ज्यादा बुक पब्लिश किए हैं कपिल मठ ने, पूरी की एक पूरी लाइब्रेरी है। उन्होंने पाली, संस्कृत, जितने भी कंबोडिया जाकर के, वियतनाम जाकर के सारे टेक्स्ट को रिट्रीव करके पूरी की पूरी जो है टेक्सचुअल एविडेंस और पूरा टेक्स्ट को उन्होंने कलेक्ट किया है। परमहंस योगानंदा, योगदा सोसाइटी, ऑटोबायोग्राफी होगी स्टीव जॉब्स की, जिन्होंने भी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, ये वर्ड आता है वहां पर, ये वो अपने बॉस को एक बुक देते हैं कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ आप पढ़िए, वो रांची में है, उसका जो हेडक्वार्टर है। अब योगा बनता है तो क्या होता है, पहले तो ये मैं बोलना चाहूंगा, जो हमने उनके पिज्जा के साथ किया, उन्होंने हमारे योग के साथ किया है। इतने सारी वेरिएंट्स लाए हैं, वो हम देखते हैं। सो आफ्टर स्वामी विवेकानंद 1893 जब जाते हैं, तो उन्होंने वहां पर राजयोग शब्द को यूज किया, राजयोग। वो क्या है आज उसकी हम बात नहीं करेंगे, बट पर्पस ऑफ हठ योग जो मैंने नाम लिया, उसका जो पर्पस है वो अचीव करना है राजयोग। और राजयोग का पर्पस है जो स्वामी विवेकानंद ने अचीव किया, समाधि। शिवानंदा, इन्होंने 200 से ज्यादा बुक पब्लिश किए। मैं अभी अभिषेक जी के साथ डिस्कस कर रहा था कि पूरे वर्ल्ड ने हमें क्या दिया कि इक्वालिटी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करता है, बट ये बोले कि जेलसी हो सकती है, दो इक्वल दो है, कंट्री है या दो लोग पर्सन है, जेलसी खत्म नहीं होती है। तो शांति डिफरेंस एंजाइटी की वजह से नहीं, कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंस एंजाइटी की वजह से नहीं होती, जरूरी नहीं है ऐसी। आपने सेल्फ कंट्रोल अचीव किया है कि नहीं, उस पर डिपेंड करेगा कि कॉन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं होगा। सो परमहंस योगानंदा जी ये चाहते थे कि वर्ल्ड पीस के लिए योग को अगर हम वेस्ट ले जाते हैं, वो अगर सीखते हैं, तो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है या इन प्रैक्टिस वो पीस को ला पाएंगे। कृष्णमाचार्य ये गए नहीं वेस्ट, लेकिन इनके 3 स्टूडेंट जो है वो वेस्ट गए। उसमें बीकेएस आयंगर जी सबसे ज्यादा फेमस हुए, क्योंकि बहुत बहुत कठिन आसन करते थे। वेस्ट को ये पसंद आया कि मयूरासन कोई कैसे कर सकता है, भुजंगासन कोई कैसे कर रहा है, इट्स वेरी हार्ड टू डू। तो योग को वैसे तो अहंकार रिजॉल्व करने के लिए किया गया था, बट वो आसन ही अहंकार का कारण बनने लगा वेस्ट में, कि आई कैन डू दिस काइंड ऑफ पोज, मैं इतने घंटे में कर सकता हूं, मैं इतने टफ एक्सरसाइज कर सकता हूं। तो वेस्ट ने उसको फिर से रैप अप किया। एंड देन हॉलीवुड में 1947 में योगा स्टूडियो इंदिरा देवी जी ने एस्टैब्लिश किया, एंड देन इट बिकेम कल्ट। और ये इतने रूप में फिर वेस्ट में बना, विन्यास योग, डायनेमिक योग, अष्टांग योग, योग निद्रा, कुंडलिनी योग, बहुत नाम आता है इसका, कुंडलिनी क्या है, आयंगर योग, कर्म योग, नाथ योग, विक्रम योग। ये बाद में कंट्रोवर्शियल फिगर फाइनली साबित हुए कि ये कौन मैन थे, जो 50 डिग्री 42 डिग्री रूम टेम्परेचर कर देते थे कि हॉट योगा होना चाहिए, पसीना आना चाहिए, देन यू विल गेट बेनिफिट। लेकिन विक्रम योगा जो था वो पूरा का पूरा एक कल्ट था, जो उन्होंने अपना नाम और अपने जो $1 बिलियन उन्होंने कमाए उसके लिए उन्होंने पूरा बिल्ड किया था। अभी जो दो अभी मुझे दिखा, बियर योगा एंड गोट योगा, ठीक है। अब देखिए व्यसन को दूर करने के लिए योग था, अभी बियर को इन्होंने इंक्लूड कर दिया योग में। एंड देन द लास्ट पार्ट इज की गोट, मतलब गोट के प्रेजेंस में आपको योग करना है। सो दीज आर द लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑन योग जो अभी चल रहा है। हमें पता है कि अभी वायरल जो है वायरलिटी होना चाहिए, तो आपके कस्टमर्स बनते हैं, इवन मार्केटिंग में, इवन आप कंट्रोवर्सी कितना क्रिएट कर सकते हो, दैट्स हाउ यू कैन बिल्ड योर ऑडियंस। सो ये जो दो एंटिटी है वो आज की जो मार्केटिंग टैक्टिक्स है उसको उन्होंने इंटीग्रेट एसिमिलेट किया अपने टेक्निक में। नाउ बेनिफिट्स ऑफ योग मैं क्यों करता हूं, वो उसका आंसर है इंटेलेक्ट एंड प्रज्ञा। उपनिषद को मैंने जब पढ़ा कुछ समझ में नहीं आया, भगवत गीता समझ में नहीं आया, लेकिन 4-5 साल बाद जब योग मैंने किया तो कुछ शब्द कुछ श्लोक के अर्थ समझ में आने लगे। तो बेनिफिट ऑफ योग जो है वो प्रज्ञा है, इंटेलेक्ट का है। अब ये सबको बहुत अट्रैक्ट करता है कि हम कैसे भीड़ में अलग दिखे, हम कैसे सबसे ज्यादा स्मार्ट दिखे। श्रद्धा, अगर रेवरेंस नहीं है किसी भी नॉलेज को समझने के लिए, आप सब्जेक्ट को दूर से पहले डाउट करते हो। अब जब 11th स्टैंडर्ड में थे तो फिजिक्स में आपने डाउट नहीं किया कि फिजिक्स कैसा है, या प्रोफेसर में मैं डाउट करता हूं उसको पढ़ाने आता है कि नहीं, कभी आपने डाउट नहीं किया।
एक जो छोटा बच्चा है वो कभी डाउट नहीं करता पढ़ाने वाले को या सब्जेक्ट को। दैट्स हाउ उसकी जो एक्सेप्टेंस है, रिसेप्टिंग पावर्स है, वो ज्यादा होती है। देन सेकंड पार्ट इज उत्साह, एक्साइटमेंट। योग उत्साह भी देता है। आप देखोगे मेमोरीज लाइफ में वही बनती है जो एक्साइटमेंट वाला फेज होता है, वही पूरे साथ पूरे जीवन भर हमारे मेमोरी में अटैच्ड रहता है। सो इंटेलेक्ट के लिए श्रद्धा और उत्साह, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन यू गेट व्हाट यू वांट टू अंडरस्टैंड। अभी जैसे इको चैम्बर में रहने का हमें आदत हो गया, जैसे डिबेट में भी अगर बैठे तो हम अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि हमें कब बोलने का मौका मिलेगा। आई हैव दिस फैक्ट्स, मैं इस फैक्ट्स को मैं सामने लाना चाहता हूँ। तो समहाउ लिसनिंग पावर जो है वो भी हम लूज कर रहे हैं। सो जब गूगल है आपके पास तो इंफॉर्मेशन नॉलेज का पर्यायवाची नहीं होगा। यू हैव लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उससे जो है आपका इंटेलेक्ट ऊपर नहीं जाएगा। हाउ यू कनेक्ट द डॉट्स और आप डिसीजन मेकिंग और कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे हैं कि नहीं, दैट्स हाउ यू डिफाइन कि इंटेलेक्ट आप में कैसा डेवलप हुआ है। सो डॉट्स को कनेक्ट करने के पहले यू शुड हैव मोर नंबर ऑफ डॉट्स, नहीं तो आप रॉन्ग कंक्लूजन पे चले जाओगे। कनेक्टिंग द डॉट्स अगर इमीडिएटली आप करते हो तो बुद्धि मतलब मेमोरी पावर, अगर बहुत सारी बातें आपको एट अ टाइम नहीं याद है तो आप कंक्लूजन जो है बहुत प्रिसाइज नहीं कर पाओगे। सो योग वहां पर भी हेल्प करता है। मेमोरी जो पावर है, अटेंशन स्पैन है, जो भूलने की आदत हो गई, वो सबको रिवाइव वो कर सकता है। और जो डे टू डे लाइफ में जो ऑब्वियसली जिसपे रिसर्च और ये जर्नल्स, जैसे मैंने नाम दिया, ये सारे जर्नल्स जो हैं पब्लिश होते हैं रेगुलरली, तो उसमें हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, एंजाइटी, इंसोम्निया एंड सफरिंग किलर, ये जो पेन किलर का जो पूरा कहानी है वो क्या रिप्लेस किया जा सकता है टारगेटेड यौगिक प्रैक्टिस से, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट अभी आया है। क्योंकि एक तो एंटीबायोटिक्स रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिए हैं क्योंकि बॉडी ने उसके जो अगेंस्ट में है डेवलप कर लिया है, रेजिस्ट वो कर रहा है, उसको एफिकेसी उसकी उसने रिड्यूस कर दी है। तो क्या पेन किलर के जगह पर कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस को हम ला सकते हैं कि हमारी सफरिंग को वो डाउन कर सके? ये बहुत बड़ा एरिया ऑफ रिसर्च है। इंसोम्निया, नींद की जो समस्या है, एंजाइटी, और ये एंजाइटी वाला जो पार्ट है, ये अभी वेस्ट में सबसे ज्यादा जो इस डिसऑर्डर को जो है आइदर भक्ति और ज्ञान मार्ग वेदांत और योग, यही तीन जो है वेस्ट ने एक्सेप्ट किया है। भक्ति, वेदांत एंड योग, वो किसके लिए? एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए। आप देखो, सिर्फ ये बात अगर एक्सेप्टेंस आपके अंदर आ जाए कि जन्म बार बार होता है तो शांति मिल जाती है। क्योंकि जो एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, यू ओनली लिव वंस, सब कुछ जल्दी चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, कुछ छूट तो नहीं रहा है, तो एजिटेशन आपके अंदर डाल सकता है। तो सिंपली एंजाइटी डिसऑर्डर को भी जो है वो वेदांत फिलॉसफी हो या योग की जो प्रैक्टिस है वो रिड्यूस करता है। एंड ये एक पेपर है जो टेक्निकली पूरा उन्होंने पैरामीटर्स डिसाइड किया एंड ग्राफ इंटरपोलेट करके उसको फिर उन्होंने रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके पूरा कंक्लूजन दिया कि वाइटलिटी एंड इम्यूनिटी ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स ऑन अ सर्टेन न्यूरोफिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक। सो फंडामेंटली जो इंटेंगलमेंट है, अगर मैं आसान भाषा में बोलना चाहूं तो जब गुस्सा आता है तो हार्ट बीट बढ़ जाता है, सांस फूलने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे भावना और हमारे ब्रीथिंग पे एक रिलेशनशिप है, ठीक है। प्राण, द थर्ड वेरिएबल इज द प्राण, जिसको लाइफ फोर्सेस अभी कह दिया जाता है। प्राण को अभी तक लोगों ने समझा नहीं है अभी तक। जैसे अगर मैं समझाना चाहूं, फ्रिज में कोई फ्रूट रखा हुआ है, वो 20 दिन पुराना है, उसमें प्राण शक्ति कम कम होगा कंपेयर टू द फ्रेश फ्रूट। प्राण सूर्य से भी मिलता है, ब्रीथिंग प्रॉपर होने से भी मिलता है, फ्रेश फूड से भी मिलता है, सोशल गैदरिंग्स जहां पर पॉजिटिविटी आपको फील हो वहां पर भी प्राण इंक्रीज होता है। तो प्राण बेसिकली है क्या, अभी तक उसको डिफाइन नहीं किया गया है, तो समहाउ भी हम बोल देते हैं कि लाइफ फोर्स है, एनर्जी फोर्स है। सो प्राण, ब्रीथिंग एंड मेंटल एंजाइटीज और मन, ये तीनों इंटैंगल्ड है। तीनों में किसी एक को कंट्रोल करना है तो दो को बैलेंस करना जरूरी है। अगर प्राण को बैलेंस किए और मन को बैलेंस किए तो सांस बैलेंस हो जाएगा, सांस को बैलेंस किए, मन को बैलेंस किए तो प्राण बैलेंस हो जाएगा,
तो somehow it's like दो को बैलेंस करोगे तो तीसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो सांस लेने की समस्या है, अगर कहते हैं दमा की बीमारी है, तो क्या प्राण शक्ति बढ़ा करके दमा को ठीक किया जा सकता है? ये भी क्या पॉसिबल है? या फिर ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके मेंटल फॉर्मेशंस को बदला जा सकता है? क्या ये पॉसिबल है? ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये तीनों इंटैंगल्ड है, और क्योंकि ये तीनों इंटैंगल्ड है तो ये एक दूसरे को, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। नाउ द लास्ट स्लाइड इज एक्टिविज्म वर्सेस सॉल्यूशन। मनसा वाचा कर्मणा। एक बार डिस्कशन हो रहा था कि स्पिरिचुअलिटी में कोई है तो उसको पता कैसे चले कि वो ग्रो कर रहा है, या योग कोई कर रहा है तो उसको कुछ तो एक टारगेट पॉइंट्स गोल होना चाहिए कि तुमको पता कैसे चले कि यू आर इंप्रूविंग इन दैट। सो इंप्रूवमेंट का एक ही फैक्टर है मनसा वाचा कर्मणा। जो मन में है वो बोल रहा है, और जो बोल रहा है वो कर रहा है। करनी और कथनी सेम है। सो इससे आप जज कर सकते हैं कि वो स्पिरिचुअल एक्टर या यौगिक प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, ये तीनों सेम लाइन पे अगर आने लगे तो हम कह सकते हैं कि ही बिकम सॉल्यूशन ओरिएंटेड। और एक्टिविज्म की जो बात हो रही थी कि जैसे डिस्कशन हो रहा था मैम के साथ कि आप देखोगे कि जैसे पीएचडी में स्पेशलाइजेशन की बात होती है, एक टॉपिक की बात होती है, तो जब प्रिजर्वेशन की बात होती है नेचर की, तो कोई ट्री प्रिजर्व कर रहा है, कोई सॉइल प्रिजर्व कर रहा है, कोई पानी प्रिजर्व कर रहा है, कोई प्लास्टिक पे बात कर रहा है, कोई एंजाइटी डिसऑर्डर पे बात कर रहा है, कोई समहाउ प्रॉब्लम्स को हमने इंटर रिलेट नहीं किया, सेग्रीगेट किया, और उस प्रॉब्लम को हम टैकल कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो कृषि विभाग है, मैं इस क्षेत्र में कैसे आया, मैं तो एग्रीकल्चर कर रहा था, बट एग्रीकल्चर को एक्सप्लोर करते करते महाराष्ट्र भी मैं आया था, तो एक बात समझ में है कि यहाँ एक परंपरा है कई क्षेत्रों में कि आप घर में आपने झगड़ा किया है, खेत में, फार्म पे आप गुस्सा नहीं कर सकते। आप अपने मूड को अगर ठीक नहीं रखते हैं तो प्लांट पे उसका प्रभाव पड़ जाएगा। ठीक है, सो कॉन्शियसनेस का इफेक्ट है मैटर पे, ये अभी बहुत बड़ा सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है कि चेतना जो है वो जड़ को इन्फ्लुएंस कर सकता है क्या। तो हमने बोला कि सर आप सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन पे या फर्टिलिटी के लिए अगर आप काम करें तो वाटर हार्वेस्टिंग पे काम नहीं करना पड़ेगा, माल न्यूट्रिशन पे काम नहीं करना पड़ेगा, फूड सिक्योरिटी पे नहीं काम करना पड़ेगा। बोले क्यों? सो हमने बोला कि 1% इंक्रीज इन सॉइल कार्बन, 1%, 1 एकड़ का जो लैंड है, 40,000 स्क्वायर फुट का जो लैंड है, वो 90,000 लीटर पानी स्टोर करता है। पानी स्टोर करना, इट्स नॉट लाइक पिट आपने बनाया तो पानी स्टोर कर दिया, इवापोरेशन से वो जा सकता है, वो सीप कर सकता है, वो सूख सकता है। प्रिजर्व करना मतलब है कि स्पॉन्जी है आपकी सॉइल और वो पानी को उसने लॉक करके रखा है, प्रिजर्व करके रखा है। तो 1% ऑफ इंक्रीज होने से, सॉइल कार्बन होने से पानी 90,000 लीटर स्टोर हो गया, एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, जो हम मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल जो कहते हैं। तो जो फूड उसमें से निकलेगा वो न्यूट्रिशियस होगा, तो उसको जो खाएगा वो माल न्यूट्रिशन से नहीं जो है ग्रसित हो सकता है ना। हमारे शास्त्र में जैसा अन्न वैसा मन, जो हम खाते हैं वही बन जाते हैं। ठीक है, सो फूड का जो संबंध है वो पीस से भी है, वो हमारे बिहेवियर से भी है। तो आप सिर्फ अगर सॉइल को फर्टाइल बना देते हो, देन यू कैन सॉल्व मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स कास्केडिंग इफेक्ट्स के साथ। ठीक है, दैट्स वाई ये जो पूरा काम हमने देखा तो अंत में हमें समझ में आया कि अच्छा इसलिए गाय को माता कहते हैं। ये जो 24 घंटे में ये फर्टिलाइजर बना देता है, वर्मी कंपोस्ट को भी 65 दिन लगता है बनने में। सो दैट्स वाई सॉइल फर्टिलिटी किया, पानी की अवेलेबिलिटी कर दिया, शांति स्थापित कर रहे हैं, फूड को अवेलेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, इसलिए वो मदर है, माँ है ना। सो उस जर्नी से, नेचुरल फार्मिंग से, देन इंडिजिनस काउ रियरिंग, देन जो हमारे कल्चर थी, मतलब हमें गांव जाना पड़ता था, तो वहां पे आप इन्फ्लुएंस कैसे करेंगे लोगों को, तो आपको कल्चर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप रैशनल लॉजिकल होके वहां पर चीजों को नहीं समझा सकते, आप कनेक्ट होके समझाते हैं। सो कनेक्ट होने के लिए देन वी स्टार्टेड टू एक्सप्लोर रामायण एंड महाभारत, और फिर हमने लैंड किया कि फंडामेंटली जो योग है, ये प्रैक्टिस ही अगर हम इंक्लूड करा दें तो किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमें बात समझ में आती है वो हम एग्जीक्यूट नहीं करते। तो योग के रिसर्च में एक बात ये भी आई कि ह्यूमन एवोल्यूशन में अभी 1 लाख साल लगेंगे हर एक व्यक्ति को निस्वार्थ बनने में।
ये जो ग्रीड है इसको खत्म होने में अभी बहुत लंबा इवोल्यूशनरी प्रोसेस, हम अभी एनिमल के ज्यादा क्लोजर हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को फास्टन कर सकते हैं, 1 लाख साल अगर वेट करना पड़ेगा तब तो बहुत लंबा स्पान है। तो योग जो है, जैसे क्रिया योग परमहंस योगानंदा जी का, वो कहते हैं कि 3 साल, कोई कह रहा है 8 साल, मतलब वो बहुत सेल्फलेस बन जा रहा है। अगर 10 साल कोई कर रहा है तो बहुत शांत हो जा रहा है, वो बात कर रहा है तो बहुत पीसफुल हो रहा है, वो बात कर रहा है तो बहुत पर्सुएसिव हो जा रहा है। तो ये सारी बातें योग में है, जो इस इवोल्यूशनरी प्रोसेस को हम फास्टन कर सकते हैं। और यहीं पे एक जो विश्व गुरु वाला ऐसे हम लोग बोल देते हैं, लेकिन उसके लिए एक्चुअली ग्राउंड वर्क जो अगर हम करना चाहें तो जो सिविलाइजेशनल हेरिटेज के रूप में अगर योग को हम लोग पुश करते हैं तो मे बी वी शुड हैव, वी वुड गेट सम रिजल्ट्स। और यस, आसन योग नहीं है तो वो डरना नहीं है कि बहुत सारे जो हार्ड पोस्चर्स हैं वो योग है, स्किप नहीं करना है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, देन धारणा, ध्यान एंड समाधि। थैंक यू। Thank you for that insightful presentation, sir. Does anyone from the audience have any questions, queries, comments to make? We're open for that. All right, I guess not. So now I would actually, as a token of our gratitude, I would like to like our registrar and our professors to felicitate Ravi sir. You should ask questions, any question regarding practice. Yes, please. Mic supplement. Mic है कि नहीं? तो ये तो इसको ले ले, यहाँ माइक नहीं। हाँ ठीक है, चलिए। Thank you very much. Officer, under such yoga, I have this all types of yoga. I have first time itself. One is some for me. It is very important. So I have started my own. Just do something first without what sir has told. See, the brief for it is broad. How creation to know that curriculum. Knowledge goes to the root of the society. Poor. We have to go from the urban to rural. We have rural area, the urban area. Thank you very much, sir. To the videos to us. Clearly to understand. Thank you very much. Once again. I think the video recording is there. I will share with everybody. Recording there. Any other question from students? Because we are expecting more from students, younger generation, all the students. उसका कोई जरूरत नहीं है योगा के बारे में। Any question, any doubts for your practice or any health issues, anything you would like to ask any students? Students are not interested in yoga. Okay, for benefit of students, on behalf of students, I will ask question. Manasa, Vacha, Karmana. Okay, these three words I am hearing it in second time in my life. One is this is the ब्रीद वाक्य, यानी जो हम बोलते हैं ना तमसोमा ज्योतिर्गमः, वैसे मनसा वाचा कर्मणा, ये ब्रीद वाक्य है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स का, सिलेक्शन सेंट्रल का, कि जहां पे ऑफिसर्स का सिलेक्शन होता है। मनसा मतलब साइकोलॉजी। ओके, स्पेशली जो स्टूडेंट्स आगे इंटरव्यू में फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल के लिए जाएंगे उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मनसा मतलब साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब क्या, दिखता है क्या? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, साइकोलॉजी दिखता है क्या? साइकोलॉजी नहीं दिखता है।
सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा माइंड है उसके अंदर जो है वो क्या है ये ढूंढना, और उसके रिस्पॉन्सेस, मन के अंदर क्या रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं, उसका जो स्टडी है उसको मनसा बोलता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लोज योर आइज, ऑल ऑफ यू प्लीज क्लोज योर आइज। ओके, प्लीज क्लोज योर आइज। ओके, नाउ जस्ट थिंक, this class is finished, you are going back, you are at stairs, the rain is coming down, suddenly it has become more and more, there is a sound, some of you are having umbrella, some of you are not having umbrella, you are just going down. After that, whoever your friends are there, they are saying okay chalo chalte hain, then you start meeting your friends. Amongst friends, there are 2-3 people you don't like. हेजिटेशन है मन में, जाना है नहीं जाना है। उसके साथ कल ही झगड़ा किया था। ओके, ओपन योर आइज। नाउ just by this simple exercise you are able to understand your subconscious mind, the mind which you are not speaking to anybody. Second is this karmana, vacha. उसके बाद में हम बात करते हैं एक दूसरे के साथ, क्या बात कर रहा है, कैसे बात करते हैं, हमारी स्पीच क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, सोचते क्या है, बोलते क्या है। किसी किसी की लैंग्वेज बोलने से ही बहुत ऑफेंसिव लगती है, किसी की लैंग्वेज बहुत सॉफ्ट लगती है, कोई कोई बड़े प्यार से समझाता है, और कोई जो बोलता है कोई फॉरेन लैंग्वेज जैसे बात होता है, स्विच ऑफ हो जाता है। ये हो जाता है वाचा। नेक्स्ट है कर्मणा, यानी हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं और काम कर रहे हैं। कर्मणा मतलब एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शंस, कि एक इंडिविजुअल दूसरे के साथ में कितना कोऑपरेटिव है, कितना सिनर्जी है। सिनर्जी मतलब एक दूसरे के साथ में कितना मिलके काम कर रहे हैं, कितना एक दूसरे को टॉलरेट कर सकते हैं। आई एम गुड बट वी आर बेटर, ये जो भावना होती है कि हम टीम करके कितना अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। जो हमारा सिविलाइजेशन है उसमें हम एक दूसरे के साथ में मिलते हुए कैसा व्यवहार करते हैं, ये हो गया कर्मण। अब जो आज हमने जो सीखा मेडिटेशन, इसमें भी स्टडीज है कि 12 मिनट्स का डीप मेडिटेशन, सिर्फ बैठना, दिमाग शांत करना, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती है वो 12 मिनट्स में जितना भी अगर एंग्जाइटी है या गुस्सा है या नाराजगी है या दुख है या रोना है या फिर बहुत ज्यादा हंसना है, बहुत ज्यादा खुश है, तो वो 12 मिनट्स के अंदर पूरा का पूरा माइंड अपना सबकॉन्शियस लेवल तक काफी हद तक कंट्रोल हो सकता है। और ये 3 चीज कहाँ से आती, जो आज हमें श्री रवि जी ने बताया कि ये बहुत ही सिंपल आसन है, शांत बैठना कर, और कोई भी कर सकता है। और सर आज हमें वही ऐसे ही सिंपल जो आसन है, सिंपल टेक्निक्स है कि जो आप चेयर में भी बैठ के कर सकते हैं, चलते चलते कर सकते हैं, वो आज बताने वाले। तो स्पेशली स्टूडेंट्स इन चीजों के ऊपर
थोड़ा सा ध्यान देगा। थैंक यू। Thank you.